चलो करेंगे स्टार्ट अपन। एक बार याद दिला दोगे क्या लास्ट वाले सेशन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो उसी को फॉरवर्ड करके आज हम लोग एलएलपी को फिनिश कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा सा एलएलपी के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। जैसे जैसे हम लोग आगे गए हम लोगों ने की डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था, राइट। की डेफिनेशंस के अंदर कौन से डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट डिस्कस हुआ था। सेकेंड स्मॉल एलएलपी के अंदर बाय द वे हम लोगों ने कितने क्राइटेरियाज देखे थे, 2 क्राइटेरिया था एंड दोनों के दोनों कंपलसरीली अपने को फुलफिल करना पड़ता है, राइट। जिसमें से एक कंट्रीब्यूशन था एंड दूसरा वाला जो क्राइटेरिया था दैट वाज रिलेटेड टू टर्नओवर, वो भी प्रीवियस ईयर का, ठीक है। सो इसके अलावा तीसरा डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखा था वो कौन सा था, हाँ, एलएलपी एक्ट के एलएलपी फॉरेन एलएलपी, हाँ वो भी, और अपन ने सारा फॉरेन एलएलपी का भी चर्चा देखा था, राइट। जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इधर है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वर्चुअली हो, हम लोग बेसिकली उसको भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े हम लोगों ने थोड़ा सा इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था कि कितने अलग अलग स्टेजेस होते हैं, राइट। आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ये एक बार आपकी एलएलपी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो ये ना एक छोटी सी चीज़ है, इसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में सारी चीज़ें डिस्कस करके रखी है, लेकिन ये एक अगर आपको सेपरेट आंसर आता है तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट, राइट। ये सेक्शन 14 की बात कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एक बार आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके बाद उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, राइट। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो बेसिकली यहाँ पे कवर की हुई है। ये कोई भी चीज़ नई नहीं है, हालांकि अगर प्रैक्टिकली मैं आपके साथ बात करता हूँ तो ये सारी की सारी वो चीज़ें जो हम लोगों ने कैरेक्टर्स के अंदर देखा हुआ है, राइट। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी देखा, हम लोगों ने बेसिकली पार्टनर्स के बारे में भी डिस्कस किया, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में भी डिस्कस किया। आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, मेरा मेन मोटिव आज के लिए ये है कि इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे एलएलपी और पार्टनरशिप को, और एलएलपी को कंपेयर करेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, ताकि हमारा जो ये जो एलएलपी का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। एक बार एलएलपी का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा तो वो विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग कितने अपने सिलेबस के करीब चल रहे हैं, कितने अपने टारगेट के करीब चल रहे हैं, ठीक है। सो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहला अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ, क्योंकि आपका जो एलएलपी है इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, एंड सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ साथ इसको बेसिकली कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी दी गई है, एंड कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण एक एलएलपी के पास क्या क्या अधिकार है, ये जिसको चाहे उसको सू कर सकते हैं एंड खुद के नाम पे बेसिकली ये लोग केस भी फाइल करवा सकते हैं। जब तक मैं आपके साथ पार्टनरशिप की बात कर रहा था, जब तक मैं आपके साथ सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा था, वहाँ पे बेसिकली जो इन्वॉल्व होते थे, राइट, केस फाइल करते समय या बिजनेस के बिहाफ पे बिजनेस करते समय, तो वहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर को पर्सनली लायबल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है तो बेसिकली वो जो एलएलपी है उसको हम लोग पर्सनली लायबल करेंगे, और किसी भी केस में अगर हमको घसीटना होगा तो हम लोग एलएलपी को सेपरेटली घसीट सकते हैं, क्योंकि पार्टनर्स में कम एंड गो, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में कम एंड गो, एलएलपी विल रिमेन परपेचुअली, राइट। ये हम लोग परपेचुअल सक्सेशन का कैटेगरी भी एक पीछे पढ़ के आया है। सेकेंड चीज़ देखो, ये लोग अपने को क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो आप क्या है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, यानी जो कुछ भी आपको करना है आप बड़ी खुशी के साथ अपने प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हो एलएलपी के नाम पे। यहाँ पे किसी भी पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है पर्सन अगर मर भी जाता है तो उसके लिए बेसिकली हमको एडिशनल कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। वी नेवर नो वो पर्सन हमारे साथ कितना सीरियसली रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी हम लोग परचेस करेंगे, इंस्टेड ऑफ परचेसिंग ऑन सम इंडिविजुअल नेम, हम लोग यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें एलएलपी के नाम पे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें यूज़ की हुई है, टैंजिबल को भी यूज़ किया है, इनटैंजिबल को भी यूज़ किया है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल? ये तो यार आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, पूरा अकाउंट्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है। एक बार बताओगे क्या टैंजिबल इनटैंजिबल का फ़र्क क्या होता है? हाँ बोलो, सही रहेगा तो भी इट्स ओके, गलत तो भी इट्स ओके। टैंजिबल यानी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ओके। पेटेंट, कॉपीराइट, आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दे सकते हो क्या? विच कैन नॉट बी सीन एंड विच कैन नॉट बी टच्ड। फेल्ट महसूस तो कर सकते हैं ना सर हम लोग, ये हमारा ब्रांड नेम है, ओके ठीक है। और कुछ थियोरिटिकली तो आपने बता दिया,
बट कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि जब भी मैं आपके साथ यहाँ पे बेसिकली गुडविल की बात करता हूँ, आईपीआर की बात करता हूँ, तो ये इंटेंजिबल के अंदर आ सकते हैं। एंड हर एक असेट, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फैंस भी अवेलेबल है, कैमरा भी अवेलेबल है, कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है, टैब भी अवेलेबल है, प्रोजेक्टर भी अवेलेबल है, तो ये सारे के सारे हमारे टैंजिबल असेट्स के अंदर आ सकते हैं, राइट। अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी कि मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। यहाँ पे क्योंकि एक अपन एलएलपी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों किस्म के प्रॉपर्टी को आप होल्ड कर सकते हो, दोनों किस्म के प्रॉपर्टी को आप बाय कर सकते हो अपने नाम से, दोनों किस्म के प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, राइट। प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ एक बात करता हूँ, अगर मैं प्रॉपर्टी ओन कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट पेमेंट भी उसका मेरे अकाउंट से ही हो सकता है। यानी एक एलएलपी के पास एक सेपरेट बैंक अकाउंट होने का भी पूरा का पूरा अधिकार है, राइट। दैट कैन ओपन द सेपरेट बैंक अकाउंट जहाँ पे उनके सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग आगे गए, हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सील के बारे में भी चर्चा करना है। व्हाट इज कॉमन सील, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ तक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बॉस कॉमन सील आज की तारीख में उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है, वो चीज़ उन्होंने हटा दिया है। पहले बेसिकली कॉमन सील मैंडेटरी हुआ करता था कंपनी के केस में, लेकिन यहाँ पे एलएलपी के केस में ये लोग क्या बता रहे हैं कि आपके पास ऑफिशियल सिग्नेचर जो है वो एक कॉमन सील के फॉर्म में रहना चाहिए, और रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, ताकि सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियल सिग्नेचर के साथ यानी कॉमन सील के साथ लगा के उसको अटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, चौथा बेसिकली यहाँ पे अपने को ये लोग देखो क्या बताने की बात कर रहे हैं, डूइंग एंड सफरिंग सच एक्ट्स एज द थिंग एंड बॉडी कॉर्पोरेट में डू लॉफुली एंड सफर, डू लॉफुली एंड सफर कहने से यहाँ पे एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात आ रही है। एक तो बोल रहे हैं डू मतलब करने की बात आ रही है, एंड सफर का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है। यानी आप बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सकते हो, आप बिजनेस सही ढंग से नहीं करके लॉसेस को सफर कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं क्या आपको करना है, एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों के दोनों आप एलएलपी के सेपरेट नाम पे कर सकते हो। यहाँ पे पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को आप टोटली अलग रख सकते हो अपने के पास से। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये तो खैर इन्होंने 4 चीज़ें अपने को बताई है कि एक आप सू कर सकते हो, दूसरा आप प्रॉपर्टी के साथ खेल सकते हो, तीसरा आपके पास कॉमन सील है, चौथा बेसिकली यहाँ पे लॉफुल डू एंड सफर बोला है, यानी आप गांजा वांजा खरीदने की बात तो बिल्कुल भी मत करना मेरे साथ। यहाँ पे आप सारी की सारी बिजनेस की चीज़ें बात कर रहे हो, राइट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, एलएलपी क्या क्या काम कर सकती है? सर हर एक काम कर सकती है, जो चाहे आप वो कर सकती है। इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट? लीगली एलएलपी जो चाहे वो लॉफुल काम कर सकती है, सही स्टेटमेंट है, इसमें गलत क्या है? क्या लगता है आपको, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? एलएलपी जो चाहे वो लॉफुली कर सकती है, एनीथिंग, लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज। चलो मैंने और आपको एडिशन दे दिया, इज दिस ओके? ये स्टेटमेंट सही है क्या? सही है? आपको क्या लगता है, इज दिस करेक्ट? एलएलपी जो चाहे यानी लॉफुल एक्टिविटीज को लॉफुल तरीके से कर सकती है, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? काउंटर करो, एग्जाम से आपके 1-1.5 महीने में। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि बेसिकली एलएलपी सिर्फ वही काम कर सकती है जो आपके एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। ये चीज़ समझ के चलो, आपको इस तरीके से काउंटर करना आना चाहिए। जैसे कि प्रैक्टिकल लेवल पे मैं अगर आपके साथ बात करता हूँ तो आईटी का बिजनेस करना इज ऑल्सो लॉफुल, ट्रेडिंग का बिजनेस करना इज ऑल्सो लॉफुल, सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करना इज ऑल्सो लॉफुल, लेकिन एज अ एलएलपी मैं सिर्फ उतना ही काम कर सकता हूँ जितना मेरे एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है मैं लॉफुली डू, मे लिखा है। मे का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन चाहने के लिए आपको पहले एलएलपी एग्रीमेंट बदलना पड़ेगा, क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर पर्पस लिखा हुआ रहता है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है कि आपने अपने एलएलपी को क्यों फॉर्म किया हुआ है, राइट। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अभी अपन बेसिकली क्या करेंगे ना, थोड़े से ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, साथ ही साथ लिखते चलेंगे। इफ़ यू गाइस हैव एनी बुक, उसको निकालो, उसको निकालते फिर साथ साथ में मेरे साथ साथ डिस्कस भी करते जाओ, और एक एक करके इसको हम लोग फुल भी करेंगे। और कुछ देखना नहीं है अपने को, नोट्स वोट्स है तो 10-15 मिनट के लिए उसको बंद कर दो, सो दैट एटलीस्ट यू विल बी अप्लाइंग योर ओन माइंड की जो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपको कितना रिकलेक्ट हो रहा है वो आप देख लोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा मोटा मोटी पूरा एलएलपी कवर अप हो जाएगा दोनों डिस्टिंग्विश के अंदर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना थोड़ा करके एक एक चीज़ को क्लियर करते जाएंगे, राइट। चलो 5-10 मिनट के लिए खाली नोट्स बंद कर दो, एक एक चीज़ सोचो, सोच के अपन एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं एक एलएलपी के पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले ये लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं एलएलपी का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट है जो एलएलपी को रेगुलेट करता है? एलएलपी एक्ट। व्हाट इज द ईयर? लिख दो, एलएलपी एक्ट
2008 बेसिकली ये लॉ है जो पूरी तरीके से बात करता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। अच्छा, जब पार्टनरशिप की मैं आपके साथ बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा लॉ है? पार्टनरशिप एक्ट की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। चलो, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा ईयर है? 1932। चलो, बहुत फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट देखो, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, 2 मिनट के लिए बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन को याद कर सकते हो क्या? बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन का सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन सॉरी क्लॉज टी। कौन सा क्लॉज है? डी। आर यू श्योर? उसके अंदर क्या क्या कवर्ड है? उसके अंदर एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, क्या क्या एक्सक्लूडेड है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, सोल और हर वो एंटिटी जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको निकालना चाहती है। तो कहीं पे भी यहाँ पे पार्टनरशिप का रेफरेंस दिया हुआ है क्या? सो यहाँ पे क्या एक पार्टनरशिप फर्म को आप कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से जाना जाओगे कि नहीं जाना जाएंगे? नहीं। सो एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे? यस। कौन से सेक्शन के तहत बोलेंगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी फॉर डॉग, बराबर ना? चलो, अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप का बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर आएगी क्या? आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। चलो, फर्स्ट क्लास। सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या एलएलपी को सेपरेट लीगल एंटिटी है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है? यस। क्या पार्टनरशिप को कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है? नहीं। ठीक है, ये चीज़ें ना आपको केस स्टडीज़ में काम आएगी, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, कहीं ना कहीं केस स्टडीज़ में भी ये चीज़ें आपको मदद करेगी फाइंड आउट करने। अच्छा, हाँ सर। जब हम डिफरेंसेस क्वेश्चन आया एग्जाम में, हाँ, तो जो हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ये करते हैं, जैसे यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट, बॉडी हाँ, कॉर्पोरेट, हाँ, ये लिखना कंपलसरी है? कंपलसरी है सर, क्योंकि आप दो चीज़ों के अंदर किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बेसिक डिफरेंस करते हैं चाय और कॉफ़ी के अंदर, राइट? तो चाय एंड कॉफ़ी के अंदर सम पर्सन इज सेइंग कि चाय अच्छी बात होती है एंड कॉफ़ी पीना अच्छी बात नहीं होती है। तो आपका जो ये क्लेम है, आपका जो ये लीगल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस बेसिस पे है? आप किस चीज़ के बेसिस पे बता रहे हो? कोई बता सकता है कि हाँ ठीक है, चाय पीना इसके लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि उससे बीपी बढ़ता है, कॉफ़ी पीना इसके लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है, राइट? सो आप किस बेसिस पे दो चीज़ों के अंदर डिस्टिंग्विश कर रहे हो ताकि आप एक लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर आ सको। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी चाहता हूँ, तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि मेरे लिए पार्टनरशिप फर्म अच्छी है क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस भी कम से कम है एंड एग्रीमेंट के तहत जो प्रॉब्लम्स है वो भी कम से कम है। कोई मेरे को किसी को ज़्यादा डिस्क्लोजर देना नहीं है। सो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई कंपेयर विद एलएलपी, तो इसके ये स्टेटमेंट के पीछे कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना सर, क्योंकि मैं उसको सिर्फ मेरे एंगल से देख रहा हूँ, आप हो सकता है अलग एंगल से देखेंगे तो आपके हिसाब से कंक्लूजन अलग हो सकता है। इसके लिए दो चीज़ों को यहाँ पे बताने के लिए बेसिस लिखना इज मस्ट, बिना उसके आपकी बात नहीं बन सकती है, चाहे वो एग्जाम में हो चाहे रियल लाइफ में हो, किसी भी चीज़ को देख लो आप। अगेन आप गाड़ियों के बीच में भी कंपेयर कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी इज़ बेटर, डीजल व्हीकल इज़ बेटर और पेट्रोल व्हीकल इज़ बेटर। सो समवन विल से कि इलेक्ट्रिक इज बेस्ट, समवन विल से कि यार डीजल की तो आप मेरे साथ बात ही मत करना, डीजल इंजन जब चलती है तब तो अच्छे खासे इंजन को पीछे छोड़ देती है। सो कैन आई से वी हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि जब पोल्यूशन की मैं आपके साथ बात करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन डीजल इंजन कर रही है, फिर पेट्रोल इंजन कर रही है, फिर ईवी व्हीकल कर रही है। सो यहाँ पे बेस्ट कौन हो गई पोल्यूशन के टर्म्स पे? ईवी इज बेस्ट। अच्छा, जब मैं आपके साथ इंजन साउंड की बात करता हूँ तो वही बेस्ट वही वर्स्ट हो जाएगी, जो बेस्ट है वो वर्स्ट हो जाएगी। सो कंपैरिजन यहाँ पे किस बेसिस पे कर रहे हो वो लिखना ज़रूरी है ना? क्रिएशन, क्या लगता है कैसे बना सकते हो आप एलएलपी को? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द एलएलपी इन एग्जिस्टेंस? इट इज़ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बराबर है ना? क्योंकि जब तक आपकी एलएलपी को आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी तब तक आप एलएलपी यूज़ नहीं कर सकते हो। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन? द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ओवर हियर इज इनकॉर्पोरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, फॉर्मेशन, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। अच्छा, जहाँ तक पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करने की बात आती है, क्या है एक एसेंशियल चीज़? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, when two or more people come together for the purpose of doing business, है ना? और क्या करते हैं साथ में? बिजनेस करने के पीछे का पर्पस है प्रॉफिट कमाना, और ये बिजनेस कौन करेगा? डन बाय एनी पर्सन और एक्टिंग फॉर ऑल, जो भी ये सारा का सारा चीज़ है। तो इसमें एसेंशियल चीज़ क्या है? कहना है यहाँ पे अग्रीमेंट का होना जरूरी है। टू पीपल कमिंग टुगेदर, सो इफ टू पीपल आर कमिंग टुगेदर, दे आर डिसाइडिंग टू डू बिजनेस,
सो इफ दे आर डिसाइडिंग टू डू बिजनेस, आपका यहाँ पे पार्टनरशिप वहीं पे बनना स्टार्ट हो जाता है, कोई आपको स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ अपन पढ़ के आए पीछे, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे क्रिएशन आपका तब हो जाएगा जब आप क्या करोगे, अग्री कर लोगे कि हाँ भाई हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करने वाले हैं, एंड बिजनेस करने के पीछे का मेन मकसद यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्या एलएलपी का? बिना रजिस्ट्रेशन करके बात बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे बॉस, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक एलएलपी नाम से आप यूज़ ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपको सेपरेट लीगल एंटिटी मिलेगा, ना ही आपको बॉडी कॉर्पोरेट मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, जहाँ तक आप मेरे साथ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल। सो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, ठीक है सर। लेकिन हम तो महाराष्ट्र में है, तो हम लोग लिख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी पहले आपको लिखना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, क्योंकि अपने जो पेपर्स होते हैं वो स्टेट वाइज चेक नहीं होते हैं शायद, जितना मेरे को नॉलेज है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, हावेवर महाराष्ट्र के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यानी हम लोग दोनों बात रख रहे हैं अपनी, ठीक है। सॉर्टेड, कंपेयर करते जाओ अपने दिमाग के अंदर, एक एक चीज लाते जाओ, ठीक है। चलूँ आगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन है क्या? पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहे ना रहे, आपका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, राइट। सो परपेचुअल सक्सेशन का पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करता हूँ, तो पार्टनर्स खत्म, मतलब पार्टनरशिप खत्म, क्योंकि पार्टनर्स के बिना पार्टनरशिप बिजनेस का कोई अस्तित्व है ही नहीं। हाँ, मैं आपके साथ यहाँ पे टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपके साथ यहाँ पे अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जब भी आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो या सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट्स बनाते हो, आपको हमेशा यही समझाया जाता है कि बिजनेस को एक अलग नज़रिए से देखना है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। लेकिन जब मैं आपके साथ यहाँ पे लीगल रिकग्निशन की बात करता हूँ, परपेचुअल सक्सेशन की बात करता हूँ, पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी, साथ ही साथ आपके पार्टनरशिप बिजनेस की भी डेथ हो जाएगी। ये चीज़ एक अपने दिमाग के अंदर क्लियरिटी ला के रखो, राइट। अच्छा, नेम से रिलेटेड एलएलपी एक्ट में या नेम से रिलेटेड एलएलपी को कुछ है रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइंस है? कि जो भी आपने अपने एलएलपी के लिए नाम चुना है, उसके नाम के पीछे क्या लिखा होना चाहिए? एलएलपी या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन कहीं पे भी आप लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये पढ़ा है क्या कंपलसरीली आपके पार्टनरशिप एक्ट के पार्टनरशिप के नाम के पीछे पार्टनरशिप लिखा होना जरूरी है ना? सो नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है नेम में? मस्ट एंड विथ, नेम मस्ट एंड विथ एलएलपी, ठीक है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये हम लोगों ने चीज़ देखा है। सो नेम से रिलेटेड गाइडलाइंस है व्हेन इट कम्स टू एलएलपी एक्ट, एंड कोई गाइडलाइंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप। लायबिलिटी, एलएलपी की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड के साथ एक और चीज़ है, अनलिमिटेड तो है लेकिन जॉइंट एंड सेवरल भी है, ठीक है। हो साथ में म्यूचुअल एजेंसी, एलएलपी के अंदर म्यूचुअल एजेंसी है? थोड़ा सोच के बताना, एलएलपी के अंदर क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को लायबल कर सकता है कि सारे के सारे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है दे आर लायबल टू एलएलपी एंड नॉट अगेंस्ट ईच अदर? अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करता हूँ, तो मेरा और आपका प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, यानी जब भी आप बात कर रहे हो अपनी कैपेसिटी में तो यू आर एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, एंड मेरे कैपेसिटी में यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट। लेकिन जब मैं एलएलपी की आपके साथ बात करता हूं, तो जो भी मैं काम कर रहा हूं मैं किसको बाइंड करूंगा? एलएलपी को बाइंड करूंगा, ना कि दूसरे पार्टनर को बाइंड करूंगा। यानी एक पार्टनर भी अगर यहाँ पे फ्रॉड करता है, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे फ्रॉड करता है, तो वो जाने और उसका एलएलपी जाने, दूसरे पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर का उसके साथ उनका कोई आपस में लेन देन नहीं है, ठीक है। सो म्यूचुअल एजेंसी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे एलएलपी के साथ है, अदर पार्टनर के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है,
ये एक चीज़ अपने अंदर क्लैरिटी ला लो। लेकिन जब मैं आपके साथ इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को लायबल कर सकता है। चले ऊपर। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मतलब कौन? द वन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट और द वन हु मैनेजेस द बिजनेस। मैनेजेस द बिजनेस। तो जहाँ तक डेजिग्नेटेड पार्टनर का सवाल है, तो एलएलपी के अंदर मिनिमम कितना है? 2। मैक्सिमम कितना है? नॉट स्पेसिफाइड या नो लिमिट एज सच। ठीक है। अच्छा, और पार्टनरशिप के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, सिर्फ पार्टनर का कॉन्सेप्ट है। मिनिमम कितना है? 2। मैक्सिमम कितना है? 50। ज़्यादा हो गया तो इफ मोर, उसको अनलॉफुल एसोसिएशन करके ट्रीट किया जाता है। ये भी हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हुई है। ठीक है। अच्छा, कॉमन सील, व्हेन इट कम्स टू कॉमन सील, क्या लगता है एलएलपी को कोई कॉमन सील है ना? हम लोग अभी प्रोविजन पढ़ के आए। व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर कॉमन सील इन पार्टनरशिप? आपको बनाना है तो आप खुशी से बना सकते हो, लेकिन ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? ऑप्शनल है। कोई रेफरेंस ही नहीं है पूरे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, हम लोगों ने किधर भी कॉमन सील के बारे में नहीं पढ़ा। लीगल कंप्लायंसेस एलएलपी में ज़्यादा है, पार्टनरशिप में कम है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप ये चीज़ को अच्छी तरीके से नोट कर दें। आपके सिलेबस के अंदर नहीं है ये चीज़, कहीं पे भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये नहीं बताया हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतना चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। जब मैं आपके साथ यहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस की बात करता हूँ ना, तो ठीक है, आपने ये जो बताया मेरे को ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनुअल फाइलिंग्स के कुछ फॉर्म्स के नाम भी है जो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्म्स है जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा। ये नाम आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है? वो अपन नीचे एनुअल फाइलिंग के बारे में लिख लेंगे। लेकिन लीगल कंप्लायंसेस के अंदर यहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस मोर है, यहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस कंपेरेटिवली लेस है, ठीक है? एनुअल फाइलिंग के अंदर हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि आप अकाउंट्स फाइल करोगे। किसके पास अकाउंट्स फाइल करोगे? आरओसी के पास फाइल करेंगे। कौन से फॉर्म में फाइल करते हैं अकाउंट्स? हम लोग फाइल करते हैं फॉर्म नंबर 8 में, ठीक है? ये एक चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपना इंस्टीट्यूट थोड़ा सिलेबस के ऊपर जाके आपको कुछ पूछता है तो वहाँ पे आपको घबराहट नहीं होना चाहिए कि यार ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ना हमको एक और फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिसको यहाँ पे प्यार से एनुअल रिटर्न बोला जाता है, और एनुअल रिटर्न भी हम लोग आरओसी के पास फाइल करते हैं। इसका भी बेसिकली एक फॉर्म बताया हुआ है, दैट इज़ फॉर्म नंबर 11, ठीक है? अच्छा, जहाँ तक पार्टनरशिप की आप मेरे साथ बात कर रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड फॉर्म्स नहीं पढ़े हैं, जहाँ तक अपना सिलेबस इज कंसर्न, जहाँ तक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज कंसर्न। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? फॉर्म 3 वॉज फॉर वॉट? एलएलपी एग्रीमेंट, जो आप फाइल कर रहे हो किसके पास? आरओसी के पास, ठीक है? फॉर्म 8 के अंदर आप अकाउंट्स दोगे, एंड फॉर्म नंबर 11 के अंदर आप बेसिकली एनुअल रिटर्न देंगे। अकाउंट्स के अंदर मैं आपके साथ सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन एनुअल रिटर्न के अंदर आपकी सारी जानकारी जाती है कि आपके कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर मर गया, कौन पार्टनर रह गया, और कौन पार्टनर छोड़ के चला गया, कौन नवा पार्टनर आया है। सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप फॉर्म नंबर 11 के अंदर आरओसी को फाइल करते हो, ठीक है? फॉरेन पार्टनरशिप क्या लगता है? फॉरेन पार्टनरशिप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैन सम फॉरेनर बिकम अ पार्टनर इन इंडिया एज फार एज एलएलपी इज कंसर्न? यस। सेक्शन का रेफरेंस क्या है? सेक्शन 5। हम लोगों ने 2 तरीके के पार्टनर्स देखे थे, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। सो एनी इंडिविजुअल बोला है, एनी इंडियन इंडिविजुअल तो नहीं बोला है। अच्छा, वो जो रेसिडेंट का क्राइटेरिया है, वो रेसिडेंट का क्राइटेरिया किसके लिए है? डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए है। जबकि अगर मैं आपके साथ यहाँ पे टिपिकली बात कर रहा हूँ सिर्फ पार्टनर के लिए, तो सेक्शन 5 अपने को सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट बताता है। वो बोलता है कि एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। एनी इंडिविजुअल के अंदर इंडियन इंडिविजुअल भी आ जाता है, फॉरेन इंडिविजुअल भी आ जाता है, ठीक है? सो व्हेन इट कम टू पार्टनर, ठीक है, आपका फॉरेन पार्टनर हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
फॉरेन पार्टनर नहीं, सीधा फॉरेनर ही लिखते ना, फॉरेनर अलाउड। अच्छा, पार्टनरशिप में फॉरेन पार्टनर अलाउड है क्या? फॉरेनर पार्टनर अलाउड है क्या? रेस्ट्रिक्शन था कौन सा, कहाँ पे लिखा था, कुछ बता सकते हो? चलो ठीक है, वो तो अपन पार्टनरशिप का जब रिवीजन देखेंगे तब देखेंगे, बट आपको मोटा मोटी याद है? अगर आपको मोटा मोटी में याद दिला दूँ तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप फॉरेन पार्टनर को नहीं लेके आ सकते हो बिजनेस के अंदर, क्योंकि जब कभी वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, आप किसके पास जाएगा, किसको अप्रोच करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फॉरेनर को थोड़ा सा इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके पीछे का बेसिक लॉजिक ये भी है कि अगर मैं आपके साथ यहाँ पे फॉरेनर की बात कर रहा हूँ, फॉरेन पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सकते हो, ऐसा इनका बोलने के पीछे का मकसद होता है। हु इज पार्टनर? Partner is a person who contributes in the business, बराबर, when it comes to LLP and when it comes to partnership। तो यहाँ पे इनके बोलने के पीछे का मकसद क्या है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मत लेके आओ, लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को LLP के अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग फॉरेन पार्टनरशिप, यानी कोई ऐसा बंदा जो फॉरेन से पैसे लेके आके अपने बिजनेस में इंडियन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्या? व्हेन इट कम्स टू LLP आपको खुला छूट दे के रखा है कि आप जिसको चाहे उसको लेके आ सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, फॉरेन पैसा बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आपके पार्टनरशिप बिजनेस को कंप्लायंसेस बहुत कम है, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, तो यहाँ पे गड़बड़ होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिए इस चीज़ को मना करके रखा है। माइनर पार्टनर बन सकता है क्या LLP के अंदर? नहीं। रीज़न नहीं बन सकता है, ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है? क्योंकि फॉर एनी पर्सन टू बिकम अ पार्टनर इन LLP, he will have to enter into an agreement, and for the purpose of entering into agreement, for the purpose of entering into a contract, आपके पास एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्राइटेरिया यानी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मिसिंग है। समझ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ येस और नो से बात नहीं चलेगा। ये जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बता पाओगे, वरना यू विल बी कंप्लीट ब्लैंक ऑन दिस, ठीक है। सो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि आप मेजर होने चाहिए, इसके अलावा आप साउंड माइंड होने चाहिए, इसके अलावा आप नॉट डिस्क्वालीफाइड होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ों का अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, बन सकता है क्या पार्टनर? यस, बट यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है। यस, ओनली फॉर बेनिफिट्स। सॉर्टेड? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट क्लियर? LLP और पार्टनरशिप में क्लैरिटी आ चुका है। अभी अपने को थोड़ा सा LLP और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, चीज़ें एक एक करके। हाँ, चलो आ जाओ, चालू करोगे ऐसी 5-10 मिनट? वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी क्या हो गया? LLP वर्सेस LLP एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ, क्योंकि कंपनी के अंदर सर अनलिमिटेड कंपनी का भी एक आपके पास है ना ऑप्शन। आपने पढ़ा होगा, देखो टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर देयर इज वन कंपनी विच इज़ बेसिकली अनलिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे अपन कौन से कंपनी की बात कर रहे हैं? अच्छा, कंपनी में भी हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इसके लिए इसको सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रख के डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलो करेंगे फटाफट डिस्कशन। बताओ रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है LLP के अंदर? LLP एक्ट 2008 चालू हो गया, इसका लाइन मारना। व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी? आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, कौन सा है एक्ट? कंपनीज एक्ट 1956, बराबर है। 2013। सो मेंबर्स और पार्टनर्स, LLP में मेंबर नाम का कॉन्सेप्ट है कि पार्टनर नाम का कॉन्सेप्ट है? पार्टनर्स। सो मिनिमम पार्टनर LLP में 2, मैक्सिमम नो लिमिट। So partners minimum 2, maximum no limit।
ठीक है। अच्छा, कंपनी के अंदर 3 टाइप है, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, बराबर। सो ओपीसी में मिनिमम कितना है 1, मैक्सिमम कितना है 1, प्राइवेट में मिनिमम कितना है 2, मैक्सिमम कितना है, पब्लिक में मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। ठीक है क्लैरिटी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। चलो एक स्टेप आगे, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। हमारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली हम लोग किस बेसिस पे गवर्न करते हैं। व्हेन इट कम्स टू एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर सब लिखा होगा, रूल्स, रेगुलेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन पार्टनर आ सकता है, कौन जा सकता है, कौन क्या होगा। सो इट इज एलएलपी अग्रीमेंट। अच्छा, कंपनी के लिए एमओए नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इन्होंने गवर्नेंस स्ट्रक्चर बोला है, ठीक है। एमओए के अंदर अपन ये सारी चीज़ें नहीं करते। सो इट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, AOA। तुषार कपूर था ना वो, गंगा बनने का आइडिया था, AOA। चलूँ आगे हो साथ में। नेम, एलएलपी के नाम के पीछे क्या होना चाहिए, नेम मस्ट एंड विथ, क्या हो गया भाई, कुछ गलत पढ़ा दिया क्या, चेक कर रहे हैं। और लिमिटेड लायबिलिटी पूरा, हाँ, पार्टनरशिप। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू कंपनी, तो ओपीसी का नाम जब पीछे होगा तो नाम के पीछे ओपीसी और 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, पब्लिक की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो नाम के पीछे नो पब्लिक, ओनली लिमिटेड, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ सेक्शन 8 कंपनी की बात करता हूँ, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि आपको ना लिमिटेड लगाना है ना प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। आप अपने नाम के पीछे फाउंडेशन, चैरिटी, जो भी है वो सारी चीज़ें लगा सकते हो, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। सॉर्टेड है, ब्लर दिख रहा है क्या थोड़ा राइटिंग, नहीं ना, चलो। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनर्स, वापस से पूछ रहा है यार ये, चलो ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात कर ले क्या, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इज्जत से हम लोग किसकी बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात करते हैं। तो एलएलपी में क्या चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए कि डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, मिनिमम 2, उसमें से 1 रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 120 दिन का क्राइटेरिया याद है, कम से कम अपने भारत के अंदर 120 दिन वो रहा हुआ रहना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगेन ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। ओपीसी मिनिमम मैक्सिमम, ओपीसी में कितना चाहिए 1, प्राइवेट में कितना चाहिए 2, पब्लिक में कितना चाहिए 3, और इन तीनों के केस में मैक्सिमम कितना होगा 15 के ऊपर जाना है तो जा सकते क्या, यस। मैंने आपको बताया था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप बड़ी खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है, लिमिटेड। कंपनी के केस में लिमिटेड। अच्छा, एक्सेप्ट फॉर अनलिमिटेड कंपनी, सही है ना, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। एक्सेप्ट फॉर अनलिमिटेड कंपनी। एक और चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि कॉरपोरेट व्हील उठाया जा सकता है क्या,
एंड जब कभी कॉर्पोरेट बिल उठाया जाएगा तो क्या आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है क्या? यस अगर आप याद है हम लोगों ने केसेस डिस्कस किए थे, सर दिनशा पेटेट का केस था, उसके बाद वो हॉर्न का एक केस था, वर्कमैन कंपनसेशन का एक केस था, जिसके केस में हम लोगों ने देखा था कि जब कभी आपके पीछे का इंटेंशन पता किया गया एंड उसमें अगर आपने कोई फ्रॉड किया तो आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है, वो चीज़ अगर फ्रॉड की आप बात करोगे तो यहाँ पे भी हो सकती है। मैनेजमेंट, कौन मैनेज करता है बिजनेस इसको, एलएलपी को? डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ पे कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, नॉनसेंस, ऊपर लिखा है ना, कितने बार बार लिखा है। अच्छा, सेम एज अबव। वाह क्यों टाइम पास करना है। चलो, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं, सब सॉर्टेड है। अभी 2 से 4 मिनट और लेते हैं अपन। ये थोड़े बहुत एकदम चुल्लू वाले क्वेश्चन है, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ है। इसको एक बार अपन फटाफट डिस्कस करके क्लोज करते हैं अपना एलएलपी का। पढ़ो तो, एक एक करके पूछेंगे फिर किसी ना किसी को। सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले जो सोए हुए हैं उसको उठाएंगे। क्या आ रहा है? What type of entity is LLP under LLP Act? Body corporate, partnership firm और both? Sir both. आपने बोला flexibility, hybrid form of organization, introduction में ही पढ़ के आए थे हम लोग। हाइब्रिड पढ़ के आना यार, इंट्रोडक्शन में ऐसे क्या कर रहे हो? Sir, it is all benefits of partnership and all benefits of company. It's a mixture. हाँ, आएगा ऐसा क्वेश्चन? कमेंट। चलो मैं लिखता हूँ, 4 मार्क का क्वेश्चन। क्या लगता है, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस? बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनरशिप का भी तो एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट। इट्स अ मिक्सचर। ऐसे क्या कर रहे हो यार? टू जेंडर्स आर कमिंग टुगेदर, टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग टुगेदर। क्या आएगा? एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, एक लाइन लिखा है, अंडर एलएलपी एक्ट। तो अंडर एलएलपी एक्ट एलएलपी को क्या पहचान है? क्या रेफरेंस रहेगा उसका? वेरी गुड। हाउ मेनी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एलएलपी? नॉनसेंस क्वेश्चन पूछता है। कितना होना चाहिए? फिर लाइन चालू। मिनिमम टू मैक्सिमम, नो लिमिट। कैन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी एक्ट? यस, इसमें मजा आएगा। सोच समझ के विचार देना। if the answer is no, what is the logic? If the answer is yes, what is the logic? हो सके तो लीगल रीजनिंग देना। ये कोर्ट के अंदर भी अगर ऐसे सवाल जाते हैं तो आपको लीगल रीजनिंग देखा जाता है, लीगल बैकिंग देखा जाता है। क्या लगता है आपको? नो? अच्छा, 2 मिनट के लिए थोड़ा यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को भी ऐड ऑन कर सकते हो। कैन अ पार्टनरशिप फर्म बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी? विचार करो, जस्ट थिंक अपॉन इट। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन सकती है क्या? एंड सिर्फ थोड़ा आप अपना स्कोप को एक्सपांड करने के लिए, सिर्फ अपने स्कोप को सोचने का दायरा बढ़ाने के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ पार्टनरशिप का भी सोचो, एंड यहाँ पे पार्टनर के साथ साथ डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी सोचो। अगर आप अपने स्कोप को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो जस्ट अप्लाई योर माइंड। कैन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिकम अ पार्टनर फॉर पार्टनर विद सेक्शन इज टू बी ट्रिगर्ड? सेक्शन 5 में कितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पार्टनर बनने के लिए? 2। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, इंडिविजुअल के अंदर क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है? इंडिविजुअल के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है? नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता है?
नहीं आता है। कौन से सेक्शन? अपन ऊपर वाला जो सेक्शन है, इसके लिए मैंने सेक्शन आपको याद दिलवाया ताकि वो सेक्शन को इंटरप्रेट करके आप पता कर सकते हो। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं। इंडिविजुअल है? नहीं। तो पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता। ये उसका लीगल रीजनिंग है। आप अगर आंसर येस एंड नो लिख के आएंगे, हो सकता है आपको आधा मार्क लिख जाएगा, लेकिन जब तक आप उसका लीगल रीजनिंग नहीं लिखते हो ना, तब तक दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं होगी। सो व्हेन इट कम टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनर तो नहीं बन सकता है। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर बन सकता है क्या? बन सकता है पार्टनर? यस। व्हाट इज द लॉजिक? वही लॉजिक है। पार्टनर के लिए सेक्शन क्या है? सेक्शन 5। सेक्शन 5 के हिसाब से कौन पार्टनर बन सकता है? दो लोग, इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट। क्या पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल है? नहीं। क्या पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं। तो पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता है। अच्छा, क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है क्या? या पार्टनरशिप फॉर्म डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है क्या? हम लोगों ने ऊपर एक सबसे बेसिक क्राइटेरिया देखी थी कि पार्टनरशिप की अगर आप मेरे साथ बात करते हो या डेजिग्नेटेड पार्टनर की आप मेरे साथ बात करते हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर विल ऑलवेज बी एन इंडिविजुअल पर्सन। तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल पर्सन है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिविजुअल पर्सन है। तो जब दोनों के दोनों इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, तो क्या ये लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं? क्यों इतना सोचना है? सीधा सेक्शन को खड़ा कर दो ना सामने, आप अपना दिमाग लगाओ मत, सेक्शन सामने लगाओ, वो आपको फटाफट आंसर बता देगा इसका, है ना? चलो, विच एक्ट गवर्न्स द प्रोविजंस ऑफ LLP इन इंडिया? 42 क्वेश्चन पूछ रहा है। LLP एक्ट 2008। What is the minimum number of partners required to incorporate an LLP? मिनिमम 2। मैक्सिमम की तो बात ही नहीं करनी है क्योंकि इनकॉर्पोरेशन की बात हो रही है, और मिनिमम इन्होंने सामने मुंह खोल के बोला है, राइट? फॉर द पर्पस ऑफ LLP each partner is considered as agent of whom? सर, one partner is an agent of another partner। म्यूचुअल एजेंसी पढ़ के आए हम लोग, नहीं मत बोलना। पढ़ के आए भाई? one partner is for the business of LLP each partner is considered an agent of not of other partner। एंड यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा आपको LLP को काट के पार्टनरशिप रखता हूँ तो फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप ईच पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। एंड जब मैं आपके साथ यहाँ पे LLP की बात करता हूँ तो यहाँ पे दूसरे पार्टनर को एजेंट नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे जो भी पार्टनर काम करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर काम करता है, वो LLP के लिए काम करता है। दूसरे पार्टनर को आप लायबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है? अच्छा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज अ पर्सन सीज टू बी अ पार्टनर इन LLP? सीज का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। नाउ दिस पर्सन कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन LLP। क्या क्या हो सकता है सर? फ्रॉड, दैट इज बेसिक। ओके, डेथ प्लस इंसॉल्वेंसी और पार्टनर के अंदर दो क्राइटेरिया है। इंडिविजुअल एक हद तक रिटायर होगा, पार्टनर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या रिटायरमेंट की एज? इन्वेस्टमेंट तो यार कभी भी कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए आप रोक लगा दो क्योंकि उसको दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन, एलियन एनिमी, पाकिस्तानी पर्सन कमिंग इन इंडिया मेकिंग इन्वेस्टमेंट बिकमिंग पार्टनर, निक भाई, हाँ, एनीथिंग एल्स? बेसिक लॉजिक अपना इतना ही है और कुछ है भी इसमें, ठीक है? 2 मिनट के लिए सोचो LLP में कुछ परेशानी है क्या आपको? इफ नहीं तो वी कैन क्लोज दिस एंड मे बी वी कैन स्टार्ट विद सम डिफरेंट चैप्टर टुमारो। है LLP में कुछ परेशानी? सारा कुछ अगर क्लियर है तो फिर क्लोज करते हैं अपन इसको। कुछ डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो। हाँ, कहाँ अटके हो मैडम, बताओ ना। है कुछ परेशानी? करो क्लोज।